चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम और भविष्य सूचक घोषणा की है, जिससे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि फरवरी महीने से यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिससे माल ढुलाई, व्यापारिक गतिविधियों और यात्रा का समय दोनों में भारी कमी आएगी। इस परियोजना का लाभ सीधे तौर पर 12 जिलों और 500 से अधिक गांवों के लोगों को मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि यह कदम प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। एक्सप्रेसवे के पूरा होने से न केवल ट्रैवलिंग का अनुभव सुधरेगा, बल्कि यह प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए और भी आकर्षक बनाएगा। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध हो सके। कुल 2,775 प्रस्तावित केंद्रों में से अब तक 2,581 केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है और इनमें आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ डिजिटल निगरानी की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। इससे कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और शिक्षा की प्रारंभिक समझ में सुधार आएगा। ये केंद्र स्थानीय समुदायों के लिए केवल सेवा केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि अभिभावकों और बच्चों के लिए भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक भी बनेंगे। इस पहल से राज्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है और यह परियोजना आने वाले वर्षों में सामाजिक और स्वास्थ्य विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर सकती है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए राहत और खुशियों की खबर सामने आई है। अब उन्हें अपने घर के नजदीकी स्कूलों में तैनाती मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे खासकर महिला शिक्षा मित्र अपने ससुराल या परिवार के पास रहकर नौकरी करने में सुविधा महसूस करेंगी। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान भी लागू किया गया है, जो उनके सेवानिवृत्ति के समय जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। शिक्षा मित्रों के लंबे समय से चली आ रही मांगों के बीच यह कदम एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे न केवल उनके कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बेहतर होगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कराने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पहल शिक्षा व्यवस्था को स्थायित्व और कर्मचारियों की संतुष्टि दोनों की दिशा में मजबूती। आगे की खबर जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस जिले में रहते हैं, ताकि हम उस जिले के महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूजीसी के नए नियम को लेकर अंदरूनी हलचल अब खुलकर सतह पर आ गई है और इसका असर प्रदेश के बीजेपी संगठन में साफ नजर आ रहा है। लखनऊ मंडल में असहमति इतनी गहराई तक पहुंची कि मंडल महामंत्री सहित 11 पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह केवल संगठनात्मक नाराजगी नहीं, बल्कि नीतिगत असंतोष का संकेत माना जा रहा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में तीव्र चर्चा और अटकलों को जन्म दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश की हर सरकारी संस्था, मंत्रालय और विभाग को जनता के प्रति अपनी जवाबदेही पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ निभानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक अधिकारी को अपने दायित्वों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि प्रशासनिक कार्यकुशलता और जनता के विश्वास में कोई कमी न आए। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के बीच हाल ही में जारी एक नया आदेश भी चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के अनुपालन में ढिलाई बरतने पर वेतन रोकने जैसी चेतावनी भी शामिल की गई है, जिससे शिक्षकों में असमंजस और चिंता की स्थिति देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके अनुसार यह किस्त 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश होने के बाद जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन दोनों पहलुओं से शिक्षकों और किसानों दोनों ही वर्गों में नजर बनाए रखने और योजनाओं के अनुपालन में सक्रिय रहने की आवश्यकता बढ़ गई है। आगरा में ताजमहल को लेकर अचानक गर्माता हुआ माहौल पूरे शहर और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक मुख्य गुंबद पर जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जोरदार भारत माता की जय के नारे लगाए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं और सीआईएसएफ ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी। झंडा फहराने वाले कार्यकर्ताओं का दावा है कि ताजमहल को वे तेजो महालय मंदिर मानते हैं और इसी धार्मिक भावना के तहत उन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि धार्मिक दावों और सांस्कृतिक पहचान को लेकर नई बहस भी जन्म ले ली है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक तनाव बढ़ा सकती हैं और भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन स्थलों की निगरानी और सख्त होने की जरूरत को रेखांकित करती हैं। सरकारी बैंकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे आम जनता और व्यापारिक लेन देन पर गहरा असर पड़ा है। बैंक कर्मचारी अब 5 दिन की वर्किंग और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण ग्राहक नकद जमा, नई चेकबुक लेने या ई-केवाईसी अपडेट जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं में परेशानी का सामना कर रहे हैं। हड़ताल के चलते वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और इसके कारण छोटे और बड़े दोनों ही व्यापारियों को असुविधा झेलनी पड़ रही है। सरकार और बैंकिंग संगठन के बीच बातचीत अभी भी चल रही है, ताकि कर्मचारियों की मांगों और ग्राहकों की सुविधा के बीच संतुलन कायम किया जा सके। इस बीच लोगों को सलाह दी जा रही है कि जरूरी लेन देन पहले से निपटा लें और ऑनलाइन विकल्पों का अधिकतम इस्तेमाल करें। देश के करोड़ों नागरिकों के लिए आधार से जुड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब लोगों को हर जगह आधार कार्ड जेब में लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI 28 जनवरी को नए आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च करने जा रहा है। आधार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से साझा की गई जानकारी के अनुसार इस नए ऐप के जरिए डिजिटल पहचान और ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पहले से अधिक सुलभ, तेज और सुरक्षित हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब आम लोगों को पहचान सत्यापन के दौरान बार बार फिजिकल दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम न केवल लोगों के समय और ऊर्जा की बचत करेगा, बल्कि सरकारी और निजी सेक्टर में पहचान संबंधी कार्यों को भी आसान और भरोसेमंद बनाएगा। प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत हजारों गरीब परिवारों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राहत और खुशी की खबर है। शहर में अब तक 22,000 से अधिक लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिनमें से लगभग 7,000 लोगों को जल्द ही पहली किस्त जारी की जाएगी। इस योजना के तहत चयनित परिवारों को कुल 2.50 लाख रुपए 3 चरणों में दिए जाएंगे, जिससे वे अपने पक्के घर का निर्माण शुरू कर सकेंगे। पहली किस्त मिलने के बाद यह प्रक्रिया और तेज होगी और परिवारों के लिए अपने आवास का सपना साकार करना आसान हो जाएगा। अधिकारी बता रहे हैं कि यह पहल न केवल शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगी, बल्कि रोजगार, निर्माण गतिविधियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इस तरह की योजना से समाज में स्थायी बदलाव लाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। राजनीतिक मोर्चे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को तेज कर दिया है। उन्होंने कैराना लोकसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई एक अहम बैठक में संगठन की मजबूती, चुनावी समीकरण, SIR मुद्दे और भाजपा की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पीढ़िए समीकरण के आधार पर सरकार बनाने का अपना संकल्प दोहराया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक न केवल पार्टी की चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आगामी चुनावों में वैचारिक टकराव और चुनावी दांव पेंच को भी परिभाषित करेगी। पार्टी की यह तैयारी संकेत देती है कि चुनावी मैदान में सत्ताधारी पार्टी के सामने कड़ा मुकाबला होगा और स्थानीय स्तर से लेकर विधानसभा तक व्यापक रणनीति लागू की जाएगी। अगर खबर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। राजनीति के मैदान में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा और व्यंग्यात्मक पलटवार करते हुए चर्चा को नया आयाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नींद से उठने के बाद भी होश में नहीं आते और दिन भर आंखें खुली रहने के बावजूद हालात को समझने में विफल रहते हैं। उन्होंने इस बयान में मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई और शंकराचार्य से जुड़े विवादों का जिक्र किया, जिससे प्रदेश की राजनीति में चल रही बयानबाजी और वैचारिक टकराव और तेज हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान सिर्फ राजनीतिक हलचल बढ़ाते हैं, बल्कि आम जनता के बीच सरकार के प्रति बहस और चर्चाओं को भी और सक्रिय करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल में एक नया जोश और धार पैदा कर दिया है, जो आने वाले दिनों में और भी चर्चा का विषय बन सकता है। श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए एक विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है, जो 2 चरणों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होगा। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और लघु व्यापारी मानधन योजना के पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों में यह अभियान 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च तक पंजीकरण किया जाएगा। लाभार्थियों की सुविधा के लिए जन सुविधा केंद्रों और ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अभियान न केवल आर्थिक सुरक्षा बढ़ाते हैं, बल्कि असंगठित श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को भविष्य के प्रति आश्वस्त और समाज में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेंगे।